नमस्कार साथियों, कैसे हो सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी पूरे जोश के साथ कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीटीआई यूनिट फर्स्ट का जो प्री मेगा टेस्ट हुआ था उसका हम करने वाले हैं सॉल्यूशन एकदम आसान भाषा में। इस सेशन में हम हर सवाल के पीछे का तर्क समझने की कोशिश करेंगे। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों को क्रमिक विस्तार को दर्शाता है। पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य है वह किस क्रम में है। किस क्रम में है, देखो, शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य क्या होता है? स्वस्थ व फिट शरीर। क्यों? क्योंकि जब शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर आगे का हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले कौन सा होगा? शारीरिक। उसके बाद में कौन सा आएगा? मानसिक विकास। इससे बच्चा सोचने लगता है, समझने लगता है। मानसिक विकास के बाद में क्या आएगा? सामाजिक उद्देश्य। जब व्यक्ति सोचने समझने लग जाता है तो उसके अंदर सहयोग की, प्रेम की भावना विकसित हो जाती है। और सामाजिक के बाद सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? नैतिक उद्देश्य। नैतिक अर्थात ईमानदारी व सही गलत की समझ विकसित होना, क्योंकि वह सामाजिक रूप से क्या हो चुका है? परिपक्व हो चुका है। तो इस क्वेश्चन में सही क्रम कौन सा होगा? सबसे पहले शारीरिक, फिर मानसिक, फिर सामाजिक और सबसे लास्ट में नैतिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से शारीरिक शिक्षा का मुख्य साधन नहीं है। इन चारों में से हमको चुनना है कि शारीरिक शिक्षा का मुख्य साधन कौन सा नहीं है। अब देखो, खेल एवं क्रीड़ा, व्यायाम व योग क्या है? शारीरिक शिक्षा के साधन है। और अनुशासन क्या है? यह शारीरिक शिक्षा का परिणाम है, न कि साधन। जब हम इन साधनों के माध्यम से शारीरिक शिक्षा से जुड़ेंगे तब अनुभव तो क्या होगा? बाद में आउटकम्स आएगा, अर्थात परिणाम आएगा। इसलिए अनुशासन क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य साधन नहीं है, यह क्या है? परिणाम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुशासन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सूक्ष्म अंतर को दर्शाता है? इस क्वेश्चन में आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण का विस्तृत रूप है। थोड़ा सा इस ऑप्शन को समझने की कोशिश करो। शारीरिक शिक्षा एक व्यापक रूप है जिसमें शरीर, दिमाग, समाज, चरित्र, गतिविधियां सब शामिल होते हैं। उसी प्रकार शारीरिक प्रशिक्षण भी क्या है? एक शारीरिक शिक्षा का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन बी क्या होगा? करेक्ट होगा। ऑप्शन सी क्या बता रहा है? यह ऑप्शन बी के बिल्कुल ऑपोजिट बता रहा है। यह कह रहा है कि शारीरिक प्रशिक्षण एक व्यापक रूप है। किसकी तुलना में? शारीरिक शिक्षा की तुलना में। यह बात क्या है? बिल्कुल गलत। इसलिए करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही है? बिल्कुल जो आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया, सेम का सेम कॉन्सेप्ट है। कुछ भी परिवर्तन नहीं है, बस थोड़ा सा भाषा में परिवर्तन है। इसमें आपको शारीरिक शिक्षा और खेल के माध्यम में संबंध बताना है कि शारीरिक शिक्षा और खेल में क्या संबंध है। अब देखो, इसमें सबसे बड़ा क्या है? शारीरिक शिक्षा बड़ा है या फिर खेल बड़ा है? सबसे बड़ा है शारीरिक शिक्षा। इसलिए जो खुला मुंह होगा वो किस तरफ होगा? बड़े की तरफ, मतलब शारीरिक शिक्षा की तरफ। और वह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में। क्यों? क्योंकि खेल तो खुद क्या है? एक
शारीरिक शिक्षा का हिस्सा है, क्योंकि शारीरिक शिक्षा में तो खेल भी आता है, योग भी आता है, सब कुछ आता है, लेकिन खेल एक शारीरिक शिक्षा का क्या है, छोटा सा हिस्सा है, इसलिए इसमें बड़ा क्या हो जाएगा, शारीरिक शिक्षा। तो ये जो ओपन मुंह है ये किसकी तरफ होगा, शारीरिक शिक्षा की तरफ, जो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। कॉन्सेप्ट वही था, बस इसमें साइन के माध्यम से थोड़ी सी भाषा चेंज कर दी थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन व्यापक अवधारणा को प्रतिबिंबित करता है, नहीं करता है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन शारीरिक शिक्षा की सही सोच अर्थात व्यापक सोच को नहीं दर्शाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका महत्व अधिकतर प्रतिस्पर्धात्मक उपलब्धियों में देखा जाता है। यह बिल्कुल एक छोटी सोच है, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन सिर्फ मेडल या जीत तक सीमित नहीं है, यह पूरे व्यक्तित्व का क्या करती है, विकास करती है। और ऑप्शन सी क्या कह रहा है कि सिर्फ उपलब्धियों की बात कर रहा है, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अधिकतर प्रतिस्पर्धात्मक नहीं होती है, और भी क्या होते हैं, इसके उद्देश्य होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, शारीरिक शिक्षा के संदर्भ में संकीर्ण दृष्टिकोण की पहचान करें। यह प्रश्न बिल्कुल जो पीछे वाला प्रश्न था उसकी तरह है। इसका भी करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, उपलब्धियों को प्राथमिक आधार बनाना, क्योंकि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य उपलब्धियों को प्राथमिक आधार बनाना नहीं है। बाकी पूरी एक्सप्लेनेशन इसकी 5वें क्वेश्चन में पीछे कर दी थी, सेम का सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, 7वें प्रश्न में आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। पूरे पेपर का सबसे आसान प्रश्न यही है, बस करने का सही तरीका आना चाहिए। अब पहला ही पॉइंट देखो, शरीर मन का संयुक्त विकास, यह किससे संबंधित है। किसने कहा था कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, यह कथन किसका था, प्लेटो का। तो ए में क्या आएगा, बी, प्लेटो। ए किस से मिलान होगा, बी से। और जब आप नीचे ऑप्शन में देखोगे तो सिर्फ डी एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें क्या है, ए में बी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमको यह देखने की भी जरूरत नहीं है कि बाकी तीनों में क्या आएगा, क्योंकि हमें सिर्फ अगर पहला एक पॉइंट भी आ रहा है ना तो इसका करेक्ट आंसर मिल जाएगा। और ऐसे प्रश्नों को इसी तरीके से करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि बाकी में कहीं पर भी पहले में बी नहीं है, सिर्फ डी एक ही ऑप्शन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न कथन और कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है, मानसिक उत्कृष्टता शारीरिक सुदृढ़ता पर निर्भर मानी जाती है। कथन क्या कह रहा है कि अगर शरीर फिट रहेगा तो दिमाग भी अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल सही बात है, कथन क्या है, बिल्कुल सही। अब कारण क्या कह रहा है, क्योंकि शरीर और मन एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं। अर्थात यह कह रहा है कि शरीर और मन एक दूसरे से पूरी तरह अलग होते हैं। बिल्कुल गलत बात है, एक दूसरे से अलग नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। इसलिए कारण क्या है, गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही और आर गलत। अगला प्रश्न, 9वां प्रश्न भी कौन सा है, कथन कारण वाला। इसमें कथन है, शारीरिक शिक्षा में गतिविधियां मुख्यतः ऊर्जा व्यय के उद्देश्य से कराई जाती है। ये क्या मूर्ख बात कर रहा है, शारीरिक शिक्षा में गतिविधि एनर्जी खर्च करने के लिए नहीं करवाई जाती है, बल्कि व्यक्तित्व के विकास के लिए करवाई जाती है। इसलिए कथन क्या है, बिल्कुल गलत है। कारण क्या कह रहा है,
उचित शारीरिक गतिविधियां व्यक्तित्व विकास में सहायक होती है। कारण बिल्कुल सही है, क्योंकि जो उचित शारीरिक गतिविधियां होती है वो व्यक्तित्व के विकास में क्या होती है, सहायक होती है। तो इसका कथन सही और कथन गलत और कारण सही, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कथन क्या था, गलत और कारण सही। अगला प्रश्न, व्यक्ति के विकास में वह कारक जो जन्म से पूर्व ही निर्धारित हो जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है, वंशानुक्रम। ऑप्शन सी, वे चीज जो जन्म से पहले ही तय हो जाती है वह किस में आएगी, वंशानुक्रम में। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थिति उस चोट को दर्शाती है जिसमें गति करने वाले ऊतक प्रभावित होते हैं। इनमें से आपको बताना है कि कौन सी चोट यह दर्शाती है जिसमें गति करने वाले ऊतक क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मांसपेशी या फिर टेंडन में तनाव। शरीर को चलने का काम कौन करता है, शरीर को चलाने का काम कौन करता है, मांसपेशियां और टेंडन करती है। जब इनमें खिंचाव आता है तो क्या कहते हैं, स्ट्रेन कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, व्यक्तित्व के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन अधिक उचित है। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन है जो अधिक उचित है। ऑप्शन ए क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि वंशानुक्रम और वातावरण का कोई संबंध नहीं है, दोनों एक क्या है, स्वतंत्र है। ऑप्शन ए क्या हो गया, गलत, क्योंकि दोनों स्वतंत्र नहीं है, एक दूसरे के क्या है, पूरक है, इसलिए ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है, वातावरण वंशानुक्रम को पूर्णतः बदल देता है। वातावरण है वो वंशानुक्रम पर प्रभाव जरूर डालता है लेकिन पूर्णतः कभी नहीं बदल सकता, इसलिए ऑप्शन बी क्या है, गलत। ऑप्शन सी, दोनों परस्पर क्रिया के माध्यम से विकास को प्रभावित करते हैं। मतलब जो वंशानुक्रम है और वातावरण है वो दोनों परस्पर क्रिया करके क्या करते हैं, विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही आंसर है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी क्या है, वंशानुक्रम का प्रभाव बाद में समाप्त हो जाता है। देखो, जो वंशानुक्रम का प्रभाव व्यक्ति में आ जाता है ना, वो जीवन भर कभी समाप्त नहीं होता। जैसे मान लो किसी व्यक्ति में वंशानुक्रम से हाइट है वो छोटी आ गई, उस चीज को हम लाइफ टाइम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। जो वंशानुक्रम और प्रभाव होते हैं ना, वे क्या होते हैं, लाइफ टाइम रहते हैं, इसलिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, गलत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्न में से किस में वातावरण का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस में वातावरण का प्रभाव अधिक स्पष्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाषा का ज्ञान। क्योंकि आंखों का रंग, ऊंचाई की प्रवृत्ति व रक्त समूह पर किसका प्रभाव होता है, वंशानुक्रम का सबसे ज्यादा प्रभाव होता है। लेकिन भाषा के आधार पर सिर्फ और सिर्फ किसका प्रभाव होता है, वातावरण का। भाषा के ज्ञान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है, वातावरण का। कैसे, जैसे मान लो आज हम हिंदी बोल रहे हैं, अगर हमारा जन्म अमेरिका में होता या फिर हम पहले दिन से ही अमेरिका में रहते तो आज हम भी क्या कर रहे होते, इंग्लिश बोल रहे होते। क्यों, क्योंकि जैसा वातावरण वैसी क्या होगी, भाषा होगी। जैसा वातावरण होगा वैसा ही भाषा का क्या होगा, ज्ञान होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाषा का ज्ञान। अगला प्रश्न, किस स्थिति में चोट प्रभावित होती है। आपको बताना है कि कौन सी स्थिति में चोट प्रभावित होती, जोड़ प्रभावित होता है। किस स्थिति में जोड़ प्रभावित होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्प्रेन। स्प्रेन में क्या होता है, जोड़ प्रभावित होता है, अर्थात लिगामेंट प्रभावित होता है। और ऑप्शन ए क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेन में क्या होता है, मांसपेशीय चोट है। ये मांसपेशी में क्या आता है, खिंचाव, न कि जोड़ से संबंधित है। तो जोड़ से संबंधित कौन सा हो गया, ऑप्शन बी, स्प्रेन। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देखो। निम्नलिखित में से सही कथनों का चयन कीजिए। अब आपको इनमें से सही कथनों का क्या करना है, चयन करना है। हमको बताना है कि कौन कौन सा कथन सही है। पहला कथन, वंशानुक्रम व्यक्ति के विकास के लिए मूल आधार प्रदान करता है। बिल्कुल सही बात है, पहला कथन बिल्कुल सही है, क्योंकि वंशानुक्रम ही हमें बेस प्रदान करता है। हमारे पेरेंट्स के गुण हमारे अंदर क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, और वो विकास के लिए क्या होते हैं, मूल आधार प्रदान करते हैं। इसलिए पहला कथन सही है। दूसरा कथन, वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक प्रभाव शामिल नहीं माने जाते। यह कह रहा है कि वातावरण में सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक प्रभाव शामिल नहीं माने जाते। बिल्कुल गलत बात है। यही तो वातावरण में शामिल होते हैं, और यह कह रहा है कि शामिल नहीं होते हैं, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या है, गलत है। तीसरा देखो, वंशानुक्रम से प्राप्त गुणों की अभिव्यक्ति वातावरण से प्रभावित हो सकती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वंशानुक्रम से जो गुण आते हैं वह वातावरण से प्रभावित हो सकते हैं। जैसे मान लो बच्चा पढ़ाई में तेज है, उसके अंदर वंशानुक्रम से ही पढ़ाई के अच्छे गुण आए हैं, लेकिन अगर उसको पढ़ाई का सही माहौल नहीं मिल पाया तो वातावरण उस पर क्या डाल देगा, उसका प्रभाव डाल देगा, उसके पढ़ाई को क्या कर देगा, प्रभावित कर देगा। इसलिए ऑप्शन 3 क्या है, सही है। चौथा कथन, व्यक्ति का व्यवहार वंशानुक्रम के प्रभाव में विकसित होता है। चौथा क्वेश्चन भी सही है, क्योंकि व्यवहार पर वंशानुक्रम का काफी हद तक असर होता है। कुछ आदतें हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। कथन 4 क्या है, सही। कथन 5, वातावरण व्यक्ति के अनुभव और व्यवहार को आकार देता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वातावरण यह तय करता है कि व्यक्ति का अनुभव कैसा होगा, व्यवहार कैसा होगा। इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 को छोड़कर बाकी सभी कथन क्या है, सही है, अर्थात 1, 3, 4 और 5। 1, 3, 4, 5 किस ऑप्शन में है, ए में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। इनमें से हमको सही कथन का चयन करना है। पहला, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होने से शारीरिक क्षमता बेहतर हो जाती है। बिल्कुल ही गलत बात है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक नहीं, क्या होती है, कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तो ऑक्सीजन की परतें क्या होती है, धीरे धीरे कम होती है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्तियों में वातावरण के प्रभाव से शारीरिक अनुकूलन विकसित हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्योंकि व्यक्ति जैसे जैसे ऊंचाई पर रहेगा तो उस वातावरण के साथ वह अगर थोड़े टाइम के लिए रहता है तो क्या हो जाता है, उसके अनुकूल हो जाता है। सी ऑप्शन क्या है, ऊंचाई का प्रभाव सभी व्यक्तियों पर समान रूप से देखा जाता है। बिल्कुल गलत बात है। एकदम समान रूप से नहीं हो सकता है किसी को एडजस्ट होने में ज्यादा टाइम लगे, किसी को कम लगे, इसलिए समान रूप से नहीं हो सकता। सी गलत है। भौगोलिक ऊंचाई का मानव शरीर की कार्य क्षमता से कोई संबंध नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, कम होगी, तो हमारी कार्य क्षमता भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनेगा, जिससे हमें क्या आएगी, थकान आएगी। तो यह भी क्या है,
गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, किस आयु में शरीर की आंतरिक क्रियाओं की दक्षता को आधार बनाया जाता है? किस आयु में शरीर की आंतरिक क्रियाओं की दक्षता को आधार बनाया जाता है? कौन सी आयु होती है? शरीर क्रियात्मक आयु, जिसे कहते हैं फिजियोलॉजिकल एज, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजियोलॉजिकल एज, जिसमें क्या किया जाता है? शरीर की आंतरिक क्रियाओं की दक्षता का क्या किया जाता है? परीक्षण किया जाता है। एनाटॉमिकल एज में क्या होता है? दांतों व हड्डियों की संख्या से, एक्सरे से व ओसिफिकेशन टेस्ट से क्या किया जाता है? पता किया जाता है। और क्रोनोलॉजिकल एज कौन सी होती है? जो हमारी जन्म तिथि होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एक ही कालानुक्रमिक आयु के दो व्यक्ति की कार्य क्षमता अलग हो सकती है, यह किसे दर्शाता है? क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि दो व्यक्ति है, दोनों की जन्म तिथि समान है, मतलब कि समान आयु के हैं, लेकिन दोनों के अंदर कार्य करने की क्षमता अलग है, तो यह किसे दर्शाता है? कौन सी उम्र को दर्शाता है? यह फिजियोलॉजिकल एज को दर्शाता है। इससे पहले प्रश्न में ही हमने जिक्र किया है कि फिजियोलॉजिकल एज क्या करता है? व्यक्ति की कार्य क्षमता का क्या करता है? मापन करता है। तो कार्य क्षमता अगर अलग है तो वह किस एज को दर्शाता है? फिजियोलॉजिकल एज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कथन सही है? कथन ए, मेंटल एज स्थिर रहती है, बिल्कुल गलत है। जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, वो स्थिर नहीं रहती, बल्कि क्या होती है? बदलती रहती है। ऑप्शन बी, क्रोनोलॉजिकल एज बदल सकती है, बिल्कुल नहीं। जो हमारी जन्म तिथि है, क्या वह बदल सकती है? नहीं, वह तो क्या है? जन्म से ही फिक्स है। ये भी क्या है? गलत है। ऑप्शन सी, फिजियोलॉजिकल एज में अंतर संभव है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि फिजियोलॉजिकल एज किससे मापी जाती है? आंतरिक कार्य क्षमता से, और आंतरिक कार्य क्षमता में अंतर हो सकता है, इसलिए सी क्या है इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साही, मिलनसार और हंसमुख है तो इसका प्रकार क्या होगा? इसका प्रकार क्या होगा? ऑप्शन बी, सैंग्विन। क्यों? क्योंकि सैंग्विन व्यक्ति क्या होता है? खुश मिजाज का होता है, मिलनसार होता है, एनर्जेटिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्रेसमर के अनुसार पिकनिक प्रकार के व्यक्ति में निम्न में से कौन सा गुण सर्वाधिक पाया जाता है? तो कौन सा गुण सर्वाधिक पाया जाता है? जो पिकनिक प्रकार के, कौन सा गुण सर्वाधिक पाया जाता है? अत्यधिक, ऑप्शन बी, भावनात्मक उतार चढ़ाव। क्योंकि जो पिकनिक टाइप के लोग होते हैं वो मिलनसार होते हैं, गोल मटोल होते हैं, लेकिन उनके अंदर सबसे खास बात क्या होती है? उनका मूड है वो क्या होता है? जल्दी बदल जाता है। इसी को क्या कहते हैं? भावनात्मक उतार चढ़ाव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, शारीरिक संरचना एवं शरीर के अनुपात के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शारीरिक संरचना एवं शरीर के अनुपात के अध्ययन को क्या कहा जाता है? शरीर रचना विज्ञान। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शरीर के पार्ट कैसे बने हैं, कैसे आपस में जुड़े हुए हैं, शेप और साइज क्या है, ये सब किसके अंतर्गत आता है? एनाटॉमी के अंतर्गत आता है, शरीर रचना विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शरीर रचना विज्ञान। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? मिलान करना है। पहला क्या है? पिकनिक। पिकनिक किस से मिलेगा? साइक्लोथाइमिक से, मतलब कि बार बार जिसका मूड बदलता है उसको क्या कहते हैं?
साइक्लोथाइमिक कहते हैं। तो ए का मिलान होगा 2 से। 2 नंबर है एस्थेनिक। एस्थेनिक का मिलान किस से होगा? स्केजोथाइमिक। इसका अर्थ होता है दुबला पतला या फिर अंतर्मुखी व्यक्ति। 3 नंबर है एथलेटिक। एथलेटिक क्या होता है? एकदम संतुलित व्यक्ति होता है। और डिस्प्लास्टिक क्या होता है? मिश्रित व्यक्ति होता है। तो ए में 2, बी में 1, सी में 3 और डी में 4। यह किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कथन कारण वाला है। कथन क्या है? BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स शरीर की संरचना का पूर्णतः सटीक मापन है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बॉडी मास इंडेक्स है वो शरीर का सटीक मापन नहीं है, बल्कि क्या करता है? बेसिक आइडिया देता है। इसलिए कथन क्या है? गलत है। कारण क्या कह रहा है कि बॉडी मास इंडेक्स है यह ऊंचाई और वजन के अनुपात पर आधारित है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बॉडी मास इंडेक्स किस पर आधारित होता है? ऊंचाई और वजन के आधार पर। क्योंकि इसका फॉर्मूला ही क्या होता है? ऊंचाई और वजन के अनुपात में होता है। तो इसका क्या है? ए तो गलत है और आर क्या है? सही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 25। कथन द्वितीय श्वास की अवस्था में खिलाड़ी को अचानक थकान महसूस होने लगती है। यह कह रहा है कि द्वितीय श्वास की अवस्था में खिलाड़ी को अचानक थकान महसूस होने लगती है। बिल्कुल गलत बात है। अचानक थकान नहीं महसूस होती। क्या होता है? अचानक तरोताजा महसूस करता है, न कि थकान। इसलिए कथन क्या है? गलत है। कारण क्योंकि शरीर प्रारंभिक ऑक्सीजन कमी की पूर्ति करने लगता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो हमारी थकान है वो दूर हो गई। क्यों? क्योंकि शरीर ने क्या कर दी? जो प्रारंभिक ऑक्सीजन की कमी थी उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। इसलिए वापस हम क्या करने लग जाते हैं? तरोताजा महसूस करने लग जाते हैं। तो इसका कथन गलत है और कारण क्या है? सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए गलत और आर सही। अगला प्रश्न 26 नंबर कथन और कारण वाला है। यह भी कथन क्या कह रहा है? ऑक्सीजन ऋण वह अवस्था है जिसमें शरीर को अतिरिक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता व्यायाम के बाद भी बनी रहती है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑक्सीजन ऋण में क्या होता है? जो पहले हमने ऑक्सीजन उधार ली थी वह कर्ज चुकाने के लिए व्यायाम के बाद भी ऑक्सीजन की क्या होती है? आवश्यकता होती है। इसका कारण क्या कह रहा है? क्योंकि व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की मांग आपूर्ति से कम होती है। कारण बिल्कुल सही है। तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशियों को ऊर्जा की मांग बहुत अधिक होती है और फेफड़े उतनी ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाती हैं। इसे ऑक्सीजन की डिमांड तो क्या है? कम है, लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? ज़्यादा हो रही है, जिससे शरीर अवायवीय शोषण करता है और जिससे ऑक्सीजन ऋण क्या होता है? उत्पन्न होता है। तो इसका कथन सही है और कारण बिल्कुल उसकी सही व्याख्या भी करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। मिलान कीजिए। कॉलम 1 को कॉलम 2 से क्या करना है? मिलान करना है। यहाँ हमें दर्शन और उसके विचारक को मिलान करना है। ऑप्शन ए है आदर्शवाद। आदर्शवाद से संबंधित कौन है? प्लेटो। ए किस से मैच होगा? 2 से प्लेटो। बी है प्रयोगवाद। प्रयोगवाद से कौन संबंध है? जॉन ड्यूई। तो बी किस से मिलान होगा? 3 से। सी है यथार्थवाद। यथार्थवाद से कौन संबंधित है? अरस्तु। तो सी हो जाएगा 1 से। डी है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद से संबंध किसका है? रूसो का। तो देखो ए 2 से, बी 3 से, सी 1 से और डी 4 से। यह किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
अगला प्रश्न, निम्न में से किस खेल में गतिज संवेदना की यानी जो काइनेस्थेटिक सेंस होता है उसकी भूमिका सबसे कम होती है? तो किस में होती है? पहले काइनेस्थेटिक सेंस का मतलब क्या होता है? हमारा शरीर कैसे हिल रहा है उसका एहसास होना। जिम्नास्टिक, कुश्ती, योग में शरीर लगातार क्या करता रहता है? मूव करता रहता है, इसलिए इनमें काइनेस्थेटिक सेंस ज़्यादा ज़रूरी होता है। जबकि निशानेबाजी में क्या होता है? हमारा शरीर स्थिर रहता है, ज़्यादा हिलता डुलता नहीं है, तो इसलिए उन तीनों की तुलना में इसमें क्या होता है? काइनेस्थेटिक सेंस कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, एक बच्चा बिना किसी प्रशिक्षण के चलना सीखता है, यह है। अगर कोई बच्चा बिना किसी प्रशिक्षण से चलना सीख गया, यह क्या है? परिपक्वता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह शरीर के विकास के कारण होता है। इसको क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, यदि व्यवहार में परिवर्तन बिना अनुभव के हो तो वह कहलाएगा? यदि व्यवहार में परिवर्तन बिना किसी अनुभव के हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा? परिपक्व कहलाएगा। क्यों? क्योंकि अधिगम नहीं हो रहा है, बल्कि क्या है? मैच्योरिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिपक्वता। अगला प्रश्न, कथन कारण वाला। कथन क्या कह रहा है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। क्यों? क्योंकि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो ऑब्वियसली बात है, क्या लाएगा? परिवर्तन लेके आएगा। कारण क्या कह रहा है? अधिगम के सभी परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं। क्यों गलत बात है ये? क्योंकि जरूरी नहीं कि अधिगम द्वारा जो परिवर्तन होते हैं वो सभी दिखाई दे। जैसे मान लो किसी की सोच बदली है तो क्या यह दिखाई देगी? बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। यह हुआ किसकी वजह से है? अधिगम की वजह से हुआ है। उसने कुछ नया सीखा है जिसकी वजह से उसकी सोच बदल गई, लेकिन क्या हम उसको देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। तो इसका क्या होगा? कारण गलत। ए सही और आर गलत। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, यह भी कथन कारण वाला है। कथन क्या कह रहा है? अधिगम में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। इसलिए कथन क्या है? बिल्कुल सही। कारण क्या कह रहा है? सभी व्यवहार परिवर्तन अधिगम के कारण ही होते हैं। बिल्कुल गलत बात है। सभी व्यवहार परिवर्तन अधिगम की वजह से नहीं होते। कुछ व्यवहार परिवर्तन क्या होते हैं? परिपक्वता की वजह से भी क्या होते हैं? कुछ तो अधिगम की वजह से क्या होते हैं? व्यवहार में परिवर्तन। लेकिन कुछ किसकी वजह से होते हैं? परिपक्वता की वजह से। इसलिए इसका आर क्या है? गलत। इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही और आर गलत। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से अधिगम की वह विशेषता कौन सी है जो उसे केवल दृश्य व्यवहार तक सीमित न रखकर मानसिक एवं भावनात्मक पक्षों को भी सम्मिलित करती है? क्वेश्चन को सिर्फ भाषा का यूज करके बड़ा बनाया गया है, बल्कि बताना आपको इसमें सिर्फ क्या है? सिर्फ और सिर्फ अधिगम की विशेषता ही बतानी है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुआयामी व्यवहार परिवर्तन। क्योंकि अधिगम सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि कई पहलुओं का क्या है? एक मिश्रण है। इसलिए इसे बहुआयामी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अधिगम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर, अधिगम में व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। तो ये सही है 1 नंबर। 2 नंबर क्या है? सभी व्यवहार परिवर्तन अधिगम के अंतर्गत आता है। बिल्कुल गलत बात है। अभी हम पढ़ के आ रहे हैं कि कुछ व्यवहार परिवर्तन किसकी वजह से भी आ सकते हैं? परिपक्वता की वजह से भी आ सकते हैं। इसलिए 2 क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 3,
अधिगम अनुभव एवं अभ्यास का परिणाम है। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन 4, अधिगम केवल मानसिक प्रक्रिया है। गलत। अधिगम कोई एक विशेष चीज नहीं है, बल्कि क्या एक बहुआयामी है, इसलिए 4 क्या है? गलत। 5वां क्या है? अधिगम में प्रेरणा का महत्वपूर्ण स्थान है। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि जो प्रेरणा है वह अधिगम को क्या बनाती है? तेज बनाती है, आसान बना देती है, प्रभावी बना देती है। तो इसमें कौन कौन सा सही है? 1 सही, 3 सही और 5। 1, 3, 5 किस में है? ऑप्शन बी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 35। यदि कोई शिक्षार्थी बिना मानसिक तैयारी के किसी कार्य को करने के लिए बाध्य किया जाता है और उसमें असंतोष अनुभव करता है, तो यह किस नियम की पुष्टि करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्परता का नियम। क्योंकि मन तैयार नहीं है लेकिन जबरदस्ती काम करवाया जाए तो बुरा लगता है, यह तत्परता का नियम है। क्योंकि तत्परता नियम के अनुसार व्यक्ति सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होना आवश्यक है, उस पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं दिया जा सकता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तत्परता का नियम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 36। जब शिक्षार्थी को लक्ष्य की स्पष्ट जानकारी होती है फिर भी वह बार बार प्रयास करता है, तो यह किस बात का संकेत है? ऑप्शन नंबर ए, अंतर्दृष्टि का अभाव। क्यों? क्योंकि गोल तो उसको पता है, उसका गोल क्या है, उसका एम क्या है, वो तो उसको पता है, लेकिन तरीका नहीं समझ आया। उसकी जो अंतर्दृष्टि है ना, वह विकसित नहीं हो पाई। अगर अचानक समझ आ जाती ना, तो वह पहली बार में भी क्या कर देता? सोल्व कर देता। इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? अंतर्दृष्टि का अभाव, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम सिद्धांत उन परिस्थितियों में किन परिस्थितियों में कम उपयोगी है? कौन सी परिस्थितियों में कम उपयोगी है? ऑप्शन सी, त्वरित एवं सटीक समाधान अपेक्षित हो। किस कंडीशन में? जब त्वरित एवं सटीक समाधान अपेक्षित हो। क्योंकि जो ट्रायल एंड एरर में क्या होता है, कोई भी कार्य तुरंत नहीं होता है, समय लगता है। क्योंकि जब गलतियां करेंगे तो उनसे सीखते हुए सही समाधान तक पहुंचने में क्या लगता है? समय लगता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जब अनुबंधित उद्दीपक को बार बार अकेले प्रस्तुत किया जाता है और प्रतिक्रिया धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं विलोपन, ऑप्शन बी। क्योंकि जैसे पावलो के उदाहरण से देखो, कुत्ते को घंटी सुनकर लार आती थी, लेकिन अगर खाना देना बंद कर दिया जाए तो धीरे धीरे लार आना क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। लार का क्या हो जाएगा? विलोपन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विलोपन। अगला प्रश्न, पावलोव का अधिगम सिद्धांत विशेष रूप से किस प्रकार के अधिगम के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? पावलोव का जो अधिगम सिद्धांत है वह विशेष रूप से किस प्रकार के अधिगम के लिए उपयुक्त माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भावनात्मक एवं प्रतिवर्ती प्रतिक्रियाएं। क्योंकि इसमें शरीर अपने आप प्रतिक्रिया देता है, इसमें सोचने या तर्क लगाने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आदत व भावना से क्या करता है? रिएक्ट करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, ऑपरेट कंडीशन मुख्यतः किस प्रकार के व्यवहार पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर होगा स्वैच्छिक आधार। बीएफ स्किनर द्वारा विकसित यह सिद्धांत इस बात पर केंद्रित है कि जो स्वैच्छिक व्यवहार है, जैसे चलना, बात करना, काम करना, ये सब इनके परिणामों से ही है, जैसे पुरस्कार या दंड से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
स्वैच्छिक व्यवहार, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि शिक्षार्थी पर कई प्रतिक्रियाओं में से सही प्रतिक्रिया का चयन करता है और अन्य प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती है तो यह किसका संकेत है? किस व्यक्ति के सिद्धांत पर संकेत देता है? थॉर्नडाइक पर, क्योंकि इनके सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अनेक प्रतिक्रिया करता है, अनेक प्रयास करता है और जैसे जैसे अपना अभ्यास बढ़ाता जाता है तो प्रतिक्रिया की संख्या धीरे धीरे कम होने लगती है और अंत में व्यक्ति सही प्रतिक्रिया का क्या कर लेता है? चयन कर लेता है और बाकी जो प्रतिक्रिया थी वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न, तीनों में से किस सिद्धांत में अधिगम का मुख्य आधार परिणाम पर सबसे अधिक निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। क्योंकि स्किनर के सिद्धांत में क्या होता है, अगर परिणाम बढ़िया होगा तो क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा, जिससे व्यक्ति बार बार प्रतिक्रिया दोहराएगा, और अगर परिणाम बढ़िया नहीं होगा तो क्या मिलेगा? दंड मिलेगा। इसलिए यह सिद्धांत क्या कह रहा है कि जो अधिगम का मुख्य आधार किस पर निर्भर हो गया? परिणाम पर, क्योंकि अगर परिणाम बढ़िया आएगा तो क्या मिलेगा? पुरस्कार, और बढ़िया नहीं आएगा तो दंड मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्किनर। अगला प्रश्न, निम्न में से किस सिद्धांत में अधिगम का आधार अनुकरण, अवलोकन, मानसिक प्रक्रिया का संयुक्त प्रभाव माना जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बांडुरा। क्योंकि बांडुरा के अनुसार व्यक्ति व्यवहार का पहले क्या करता है? अवलोकन करता है, उसको देखता है, फिर क्या करता है? अनुकरण करता है, अर्थात ग्रहण करता है या फिर नकल करता है, और फिर मानसिक प्रतिक्रिया के माध्यम से क्या करता है? सीखता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, लेविन के अनुसार व्यवहार का सूत्र B = F(P)(E) में E का अर्थ क्या होता है? E का अर्थ क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है। इस प्रश्न में यह कॉन्सेप्ट आसान दिया गया है, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? सूत्र पर ध्यान देना है। इस सूत्र का क्या अर्थ है कि जो मानव व्यवहार है वो व्यक्ति और वातावरण की क्या है? अंतः क्रिया का परिणाम है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, इसमें आपको क्या करना है? मिलान करना है। ए है सक्रिय वार्म अप। सक्रिय वार्म अप क्या होता है? जो हम खुद करते हैं। तो जॉगिंग क्या करते हैं? हम खुद करते हैं, इसलिए ए किस से कनेक्ट हो जाएगा? 2 से। निष्क्रिय वार्म अप क्या होता है? जो दूसरों की सहायता से की जाती है। तो मसाज क्या करते हैं? हम दूसरों की सहायता से करते हैं, तो बी किस से कनेक्ट हो जाएगा? ए से कनेक्ट हो जाएगा। फिर क्या है? सी, सामान्य वार्म अप। सामान्य वार्म अप किस लिए होता है? पूरी शरीर की तैयारी के लिए होता है। यह चाहे कोई सा भी खेल हो, सामान्य जो वार्म अप होता है वो पूरी शरीर की तैयारी के लिए होता है, इसलिए सी 3 से मिल जाएगा। डी है विशेष वार्म अप। विशेष का मतलब होता है किसी खेल विशेष के लिए, तो डी किस से कनेक्ट हो जाएगा? 4 से। तो ए में 2, बी में 1, सी में 3, डी में 4। यह किस ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, ऊर्ध्वाधर वक्र का सही क्रम क्या है? ऊर्ध्वाधर वक्र का सही क्रम बताना है। ऊर्ध्वाधर में क्या होता है? सबसे पहले सीखने की गति क्या होती है? तीव्र होती है, मतलब तेज होती है। फिर क्या हो जाती है? धीरे हो जाती है, और फिर इतने धीरे हो जाती है कि एक जगह आकर रुक जाती है, जिसे कहते हैं पठार। तो फिर क्या आ जाता है? पठार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले तेज, फिर धीमी, फिर पठार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का व्यवहार परिस्थिति के अनुसार बदलता है तो यह सिद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व में लचीलापन।
क्योंकि जो व्यक्तित्व होता है वो स्थिति के अनुसार बदल सकता है, यह फ्लेक्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्यक्तित्व में लचीलापन। अगला प्रश्न, निम्न में से सही वस्तुनिष्ठ विधियों का समूह कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कि जो वस्तुनिष्ठ विधियां कौन कौन सी है। ए में देखो समाजमिति विधि, रेटिंग स्केल विधि, साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या है, सब्जेक्टिव है, तो ए ऑप्शन कट गया। बी निरीक्षण विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, आत्मलेखन विधि। आत्मलेखन विधि ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या है, सब्जेक्टिव है, तो यह भी कैंसिल हो गया। अगला देखो परिस्थिति परीक्षण विधि, समाजमिति विधि, प्रश्नावली विधि। प्रश्नावली विधि भी क्या नहीं है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है, तो यह भी कैंसिल हो गया। पीछे बचा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरीक्षण विधि, रेटिंग स्केल विधि, शारीरिक परीक्षण विधि। ये सभी क्या है, ऑब्जेक्टिव है, अर्थात वस्तुनिष्ठ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, मिलान कीजिए। इसमें हमको मिलान करना है कि कौन सी विधि किसके द्वारा दी गई है। ए है प्रश्नावली विधि, यह किसके द्वारा दी गई है, वुडवर्थ के द्वारा। वुडवर्थ, तो एक हो जाएगा ऑप्शन 3। 2 है साक्षात्कार विधि। साक्षात्कार विधि किसने दी है, जॉन डार्ले ने, तो बी हो जाएगा 2 से। 3 नंबर है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल विधि किसने दी है, गाल्टन ने, तो 3 किससे मैचिंग हो जाएगा, ए से। 4 नंबर है समाजमिति विधि। समाजमिति विधि किसने दी है, जे एल मोरेनो ने, तो डी किससे कनेक्ट हो जाएगा, 4 नंबर से। ए में 3, बी में 2, सी में 1, डी में 4, यह किस में है, डी में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन विधि टेट की विशेषता नहीं है। तो इनमें से कौन सी टेट की विशेषता नहीं है, ऑप्शन सी निश्चित उत्तर, क्योंकि टेट में उत्तर है वो निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति को चित्र दिखाया जाता है और उसके अनुसार व्यक्ति खुद अपने मन के अनुसार क्या देता है, अलग अलग उत्तर देता है, अलग अलग कहानी बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निश्चित उत्तर। ये थी जो हमारा मेगा टेस्ट हुआ, उनमें 50 क्वेश्चनों की एकदम आसान व्याख्या। अब जो बाकी पीछे क्वेश्चन बच गए हैं 80 क्वेश्चन, उनकी मैं सीधी आंसर की यहाँ पे डाल रहा हूँ, क्योंकि अगर 130 क्वेश्चन सभी को एक्सप्लेन किया जाएगा तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए 50 क्वेश्चनों की क्या कर दिया है, व्याख्या कर दिया है। बाकी जो 80 क्वेश्चन बचे हैं उनके आंसर की यहाँ पे ये देखो आपके लिए अपलोड कर दी गई है। आराम से क्या कर लेना, मैच कर लेना। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगे आप मेरे को कहीं पर भी बता देना, मिलकर क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूँ जो मेगा टेस्ट हुआ उसकी क्वालिटी आपको बिल्कुल पसंद आई होगी, क्योंकि फ्री में इतना अच्छा टेस्ट बनाना मुझे लगता है ज़रूर आपको यह मेहनत पसंद आई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।